हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। इससे पहले मैंने आप सभी को प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत जो भी उनके लेखक हैं, जो भी उपन्यास हैं, उन सभी को मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं तो उनको हम जान लेते हैं। जो हमारा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास है, इसका जो समय है वो कितना है, जो 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक जितने भी उपन्यास लिखे गए थे वो सभी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो 1980 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो ग्राम लहमी उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनका जो मूल वास्तविक जो नाम था वो क्या था, धनपत राय था। उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं करते थे तो वे जो है नवाब राय के नाम से उनको लिखा करते थे। यानी कि हम कहें कि जो मुंशी प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं को उन्होंने नवाब राय के नाम से, किसके नाम से, नवाब राय के नाम से जो है उन रचनाओं को लिखा था। और जब ये हिंदी में इन्होंने लिखना शुरू किया तब इन्होंने जो है प्रेमचंद के नाम से उन रचनाओं को लिखा था। अब मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो उपन्यास आएगा वो आएगा सेवा सदन 1918 ईस्वी। तो चलिए इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको देख लेते हैं। कि जो सेवा सदन जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है। ये जो उपन्यास है वो आरंभ में किसके नाम से, बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू भाषा में लिखा गया था। इस उपन्यास में इन्होंने वैवाहिक समस्याएं हैं उनका चित्रण किया है और साथ ही वैश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर चित्रण करते हुए उसके सामाजिक पक्ष पर अत्यधिक ध्यान दिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा ध्यान इन्होंने किस पे दिया, तो इस उपन्यास के सामाजिक जो पक्ष है उस पर अधिक ध्यान दिया है। स्वयं प्रेमचंद ने इस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कह करके पुकारा है। तो ये जो है इस सेवा सदन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसके संबंध में एक तथ्य ये भी है कि जब ये सेवा सदन उपन्यास है हिंदी में लिखा गया था 1918 ईस्वी में, लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखा करते थे उस समय इन्होंने बाजारे हुस्न नाम से इसको उर्दू में लिखा था और बाद में इसका हिंदी रूपांतरण करके जो है सेवा सदन के नाम से 1918 ईस्वी में इसको लिखा था। ठीक है, तो अब उसके बाद हम अपने अगले उपन्यास पर आते हैं और वो अगला उपन्यास कौन सा है, तो अगला जो उपन्यास है वो है प्रेमाश्रय या प्रेमाश्रम। इसका जो समय है वो 1922 ईस्वी है। आरंभ में इस उपन्यास को किस भाषा में लिखा गया था, तो आरंभ में इस उपन्यास को भी उर्दू भाषा में लिखा गया था और किस नाम से, गो से आफियत के नाम से इसको उर्दू भाषा में मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले लिखा था और उसी का फिर हिंदी रूपांतरण किया था इन्होंने और किस नाम से, प्रेमाश्रय या प्रेमाश्रम के नाम से इसको इन्होंने रूपांतरित किया था। इस उपन्यास में कृषक जो है जीवन यानी कि किसान के जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने चित्रित किया है। बच्चन सिंह के द्वारा यह हिंदी का सबसे पहला राजनीतिक उपन्यास माना गया है। तो मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमाश्रम या प्रेमाश्रय है और ये किसने माना है, ये बच्चन सिंह ने माना है। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये अगला जो उपन्यास आएगा वो कौन सा है, तो अगला उपन्यास है रंगभूमि, जो 1925 ईस्वी में इन्होंने रूपांतरित किया था उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में। ये जो उपन्यास है
उर्दू भाषा में किस नाम से लिखा गया था? चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था। इस उपन्यास में शासक वर्ग या अधिकारियों के द्वारा दलित पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन इसमें किया गया है। एक अंधे व दलित व्यक्ति, क्या नाम है उसका? सूरदास, उसको इस उपन्यास का क्या बनाया गया है? तो उसे इस उपन्यास का नायक बनाया गया है। यानी कि रंगभूमि जो उपन्यास है उसका प्रमुख जो नायक है वो कौन है? सूरदास है। और वो क्या है? एक दलित और अंधा व्यक्ति है। प्रेमचंद ने सर्वप्रथम इसी उपन्यास में एक दलित व्यक्ति को नायक बनाया था। यानी को भारतीय जनजीवन का रंगमंच भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रंगभूमि जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद ने जिसका हिंदी में रूपांतरित किया था उसको भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। रंगभूमि उपन्यास को हरिवंश राय बच्चन जी ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कह करके पुकारा है। अगला जो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का आता है वो है कायाकल्प, जो 1926 ईस्वी में लिखा गया था। कायाकल्प जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का मूलतः हिंदी में लिखा गया सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने ढोंगी बाबाओं के जो धार्मिक कुवृत्तियां हैं उसका जिसमें चित्रण किया गया है। निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी का लिखा हुआ है। कौन सा? निर्मला उपन्यास कब लिखा गया था? तो निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी में लिखा गया था। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की जो समस्या है उसका इसमें चित्रण किया गया है। इसका मुंशी प्रेमचंद का जो अगला उपन्यास आएगा वो है गबन उपन्यास, जो 1931 ईस्वी में लिखा गया था। इस उपन्यास में इन्होंने आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक समस्याओं को और आभूषण लालसा का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। रामनाथ कौन है? रामनाथ इस उपन्यास का नायक है और जालपा इस उपन्यास की क्या है? नायिका है। फिर अगला जो हमारा उपन्यास इसमें आएगा वो आएगा करम भूमि, जो 1933 ईस्वी का उपन्यास है। इस उपन्यास में राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। इस उपन्यास में अछूतों के सामाजिक जीवन की स्वीकृतियों का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवाल को गंभीरता से उठाया गया है। तो ये जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है। अगला जो उपन्यास आएगा वो आएगा गोदान, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो 1935 ईस्वी में लिखा गया था। जो ये गोदान उपन्यास है जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद का सबसे अंतिम का प्रकाशित और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कह करके पुकारा है। तो इस उपन्यास में कौन कौन पात्र है? तो मालती, मेहता, धनिया, होरी, गोबर, झुनिया, माता दीन, दाता दीन, सीलिया, ओंकारनाथ, खन्ना, राय साहब, अमरपाल, ये सभी जो है इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, ये मंगलसूत्र उपन्यास है, जो 1936 ईस्वी में लिखा गया था। ये जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है इनका, किसका? मुंशी प्रेमचंद का। और इस उपन्यास को इनके जो पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने इसको 1948 ईस्वी में पूरा करके प्रकाशित करवाया था। अब हम आगे देखते हैं अब मुंशी प्रेमचंद के और कौन कौन से जो उपन्यास है तो उनको भी हम जान लेते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद ने असरारे मयाबद जो उपन्यास है ये उर्दू भाषा में लिखा गया है, जिसको देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी में लिखा गया था, जो 1905 ईस्वी का उपन्यास है। फिर है हम खुरमा ओ हम सवाब, ये जो उपन्यास है इसको हिंदी में रूपांतरित करके प्रेमा या दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ये पहले जो उर्दू भाषा में लिखा गया था, जिसका क्या नाम था? हम खुरमा ओ हम सबाब। तो इसी को फिर हिंदी में रूपांतरित किया गया था, किस नाम से? प्रेमा या फिर दो सखियों का विवाह नाम से। तीसरा जो इनका उपन्यास है वो है रूठी रानी। चौथा है किसना, जिसको गबन उपनाम से 1931 ईस्वी में लिखा गया था। फिर जलवाए इसार, ये जो उर्दू में लिखा गया उपन्यास था, इसको हिंदी में वरदान उपन्यास है, वरदान नाम से 1921 ईस्वी में फिर इसको प्रकाशित करवाया गया था।
आगे जो है हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो कौन था? धनपत राय था, और ये आरंभ में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, और उस समय पर ये किस भाषा में लिखते थे? तो उर्दू भाषा में लिखते थे। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद की उर्दू भाषा में जितनी भी रचनाएं हैं वो उसको इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा है। 1907 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनका जो सोजे वतन कौन था, एक कहानी संग्रह था, जिसको जब्त कर लिया था, और इनको आगे लिखने के लिए इनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगने के बाद जो इनके मित्र थे कौन? मुंशी दया नारायण निगम, उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखा था। हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यास लिखने के कारण बांग्ला भाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन? शरद चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय, इनको उपन्यास सम्राट कह करके पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनको हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक भी माना जाता है। तो किसको? प्रेमचंद को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रेमचंद को माना जाता है। तो इनके जो पुत्र थे मुंशी प्रेमचंद के, उनका क्या नाम था? तो अमृत राय था। तो अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर एक जीवनी लिखी थी। किस नाम से? कलम का सिपाही नाम से। और कलम का सिपाही नाम से जब इन्होंने जीवनी लिखी थी तो इन्होंने मुंशी प्रेमचंद को क्या नाम दिया? तो मुंशी प्रेमचंद को इन्होंने कलम का सिपाही नाम प्रदान किया था। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है ये है मदन गोपाल, एक नाम के एक विद्वान थे। तो उन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर एक क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। किस नाम से? कलम का मजदूर नाम से, और यही नाम फिर इनको इन्होंने प्रदान किया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको कबीर के बाद दूसरा व्यंग्यकार कह करके पुकारा है। तो किसको? मुंशी प्रेमचंद को पुकारा है। इनके द्वारा निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया गया था। तो वो कौन कौन सी हैं? हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा। तो इन पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया है? संपादन कार्य भी किया है। ये हिंदी साहित्य में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार भी माने जाते हैं। तो ये जो है हमने मुंशी प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको हमने जाना। अब हम आगे अपने और जो हमारे रचनाकार हैं उनको देख लेते हैं। हमारे जो अगले रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद युग के जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? तो इनका जो पहला उपन्यास है कंकाल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, और जो इरावती उपन्यास है ये इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। तो अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित उपन्यास हैं उनको सामाजिक समस्याओं का अधिक चित्रण उसके अंतर्गत किया गया था। यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनमें सामाजिक समस्याओं का अधिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद का जो कंकाल उपन्यास है उसमें हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण किया गया है, और साथ ही प्रचलित तीर्थ स्थानों में मिथ्या आडंबरों एवं दुराचारों का जो यथार्थ चित्रण है वो इसके अंतर्गत किया गया है। यह उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम योगिनी नाटक के कथानक पर आधारित ये उपन्यास माना जाता है। तो कौन सा? कंकाल उपन्यास। जयशंकर प्रसाद का जो तितली उपन्यास है वो कैसा उपन्यास है? तो वो आदर्श परक उपन्यास है, और इस उपन्यास में किसान और मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचार तथा निम्न वर्ग की जो दयनीय स्थिति है उसको उजागर किया गया है। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें शुंग काल की कथा का वर्णन इसमें किया गया है, लेकिन ये कैसा उपन्यास है? ये अधूरा उपन्यास इनका माना जाता है। अगला जो हमारा उपन्यासकार आएगा वो आएगा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो इनके कौन कौन से उपन्यास हैं तो चलिए उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम इनका जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? माँ, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित माँ उपन्यास में आदर्श माँ के स्वरूप तथा वास्तविक माँ एवं गोद लेने वाले माँ के बीच में जो अंतर होता है उसको दिखाया गया है। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि माँ के स्नेह, प्यार और विवेकपूर्ण देखभाल पर ही बालक का सर्वांगीण विकास जो निर्भर करता है। अंत में दुष्चरित्र पात्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर और सदचरित्र पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय इस उपन्यास के अंतर्गत दिया है।
अगला जो इनका उपन्यास है वो है भिखारणी, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भिखारणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। गोपाल राय के अनुसार जो भिखारणी उपन्यास है उसमें जातीय भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण किया गया है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का तीसरा जो उपन्यास है वो है संघर्ष, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का अंकन किया गया है। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको जान लेते हैं कि इनके उपन्यासों में नारी के आदर्श जो चरित्र है उसको ही इसमें उभारा गया है। इस उपन्यास में महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। किसके? विशंबरनाथ शर्मा ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना शैली है उसका प्रभाव उन पर दिखाई देता है। ये हिंदी साहित्य में रसिक एवं मनमोजी स्वभाव वाले रचनाकार माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक माने जाते हैं। अगले हमारे उपन्यासकार कौन है? तो अगले हमारे उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। तो इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपन्यास लिखे हैं। तो उन उपन्यासों को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। हृदय की परख 1918, वयाभिचार 1924, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगरवधू 1948, मंदिर की नर्तकी 1951, रक्त की प्यास 1951, अपराजिता 1952, आलमगीर 1954, सोमनाथ 1955, वयम रक्षामह 1955, गोली 1956, सोना और खून 1957-58 के बीच में ये प्रकाशित हुआ था। और सह्याद्री की चट्टानें 1959, बिना चिराग का शहर 1960। तो ये जो है चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास हैं। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि चतुरसेन शास्त्री का जो उपन्यास है लेखन, चतुरसेन शास्त्री हैं उनका उपन्यास लेखन प्रेमचंद युग से ही आरंभ होता है। यद्यपि एक उपन्यासकार के रूप में वह परवर्ती दौर में स्थापित होते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए उनके सभी रचनाओं का विवेचन प्रेमचंद युग में ही किया गया है। गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम और सफलतापूर्वक माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। किसमें? हृदय की परख में। अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपासना में प्रेम के अमर्यादित और अश्लील रूप का चित्रण उसमें किया गया है। तो किसमें? अमर अभिलाषा उपन्यास के अंतर्गत। आत्मदेह जो इनका उपन्यास है उसमें स्वाधीनता आंदोलन, देश प्रेम का जो स्वर है वो प्रमुख रूप से दिखाई देता है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगरवधू उपन्यास में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र कौन? अम्बपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के बीच जो टकराहट है तथा मगध, काशी, कौशल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संबंधों का इस उपन्यास के अंतर्गत चित्रण किया गया है। वैशाली की नगरवधू उपन्यास में वासुदेव, महावीर प्रसाद द्विवेदी और गौतम बुद्ध तीनों को एक साथ में दर्शाया गया है। जो इनका चतुरसेन शास्त्री का जो सोमनाथ उपन्यास है, इस उपन्यास में शिवोपासना के विकास का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनबी के द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़ने और लूटे जाने की जो कथा है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इस उपन्यास में भारतीय वेद, स्मृति, पुराण आदि के साथ मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्शिया, यूनान आदि की पुरानी कथाओं के आधार पर ऐतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत में किया गया है।
चतुर्सेन शास्त्री का जो अगला उपन्यास है वो है वयम रक्षामः है। इस उपन्यास में राम रावण कथा को केंद्र में रखकर आर्य, राक्षस, देव, दानव आदि संस्कृतियों के बीच संघर्ष और समन्वय की जो कथा है उसका वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने किया है। चतुर्सेन शास्त्री का जो अगला उपन्यास है कौन सा, सोना और खून। इस उपन्यास में सिपाही विद्रोह को लेकर भारतीय इतिहास में एक वृद्ध अंश को प्रस्तुत किया गया है। तो अब तक जो हमने पढ़े थे वो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे तो उनको हमने विस्तार से जाना है। अब हमारे जो अगले उपन्यासकार आते हैं वो आते हैं शिवपूजन सहाय। अब हमारे जो अगले उपन्यास आएंगे वो आएंगे शिवपूजन सहाय। इनका जो उपन्यास है वो है देहाती दुनिया। 1926 ईस्वी में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। फिर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि शिवपूजन सहाय को भाषा के जादूगर के नाम से जाना जाता है। शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया जो देहाती दुनिया उपन्यास है उसको ठेठ देशज ठाठ का उपन्यास कहा जाता है। इसके केंद्र में बिहार का कौन सा गांव है, तो रामसर जो गांव है इस उपन्यास के केंद्र में है, जिसे निर्धनता, अज्ञान, रूढ़िवादियों एवं अंधविश्वासों की मार से झेलता हुआ दिखाया गया है। इस उपन्यास की विशेष पहचान व्यंग एवं बिंबों के मेल से बनी भाषा द्वारा चित्रांकन की पद्धति जो है उसका प्रयोग किया गया है। यह हिंदी साहित्य में स्मृति शैली में रचित सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है। कुछ समीक्षकों के अनुसार इस उपन्यास को हिंदी का सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना गया है। अब हम आगे देखते हैं। अगले जो हमारे उपन्यासकार आएंगे वो आएंगे राहुल साकृत्यायन। तो राहुल साकृत्यायन ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं तो चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। जीने के लिए 1940 ईस्वी, सिंह सेनापति 1942 ईस्वी, जय योधेश 1944 ईस्वी, मधुर स्वप्न 1950, विस्मृत यात्री 1955 और दिवोदास 1962 ईस्वी। तो ये जो है हमारे राहुल साकृत्यायन के प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि राहुल साकृत्यायन का जो वास्तविक नाम क्या था। तो राहुल साकृत्यायन का जो वास्तविक नाम था वो केदार पांडे था। 1929-30 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा था। तो किसने, राहुल साकृत्यायन ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा था। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रखा था, तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल कर राहुल साकृत्यायन रखा था। पहले क्या था, तो पहले इनका नाम केदार पांडे था। राहुल साकृत्यायन के द्वारा रचित जीने के लिए इनका एकमात्र कैसा उपन्यास है, तो सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। सिंह सेनापति जो उपन्यास है उसमें वैशाली तथा तक्षशिला के जो गणराज्यों की आरंभिक जो अवस्था है उसका चित्रण किया गया है। इसमें एक समृद्धि और अपेक्षाकृत मुक्त समाज का चित्रण किया गया है। किस उपन्यास में, तो सिंह सेनापति उपन्यास में। अगला जो राहुल साकृत्यायन का उपन्यास है वो है जय योदेश, जिसमें यमुना, सतलज तथा हिमालय के बीच स्थित योदेश राज्य के अवसान का चित्रण किया गया है। मधुर स्वप्न उपन्यास में साम्यवादी दर्शन के अनुकूल आर्थिक समस्या के आधार पर धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना की गई है। इसे मंदक के अनुयायी अंदरजगर के जीवन दर्शन का विचित्रण भी किया गया है। तो किसमें, ये जो मधुर स्वप्न उपन्यास है उसमें जो मंदक के अनुयायी थे, कौन से, अंदरजगर, उसके जीवन चरित्र का भी वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। विस्मृत यात्री 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन को केंद्र में लिख करके इस उपन्यास को लिखा गया। तो किसको, विस्मृत यात्री को। फिर दिवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। तो ये जो थे राहुल साकृत्यायन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले अब हमारे उपन्यासकार आते हैं वो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। विदा 1927 ईस्वी, विजय 1937 ईस्वी, विकास 1938 ईस्वी,
बेकसी की मजार 1957 ईस्वी, विनाश के बादल 1936 ईस्वी और विश्वास की बेदी पर। तो ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव के कैसे उपन्यास है, तो प्रमुख उपन्यास है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव के द्वारा जो लिखा गया विदा उपन्यास है उसमें भारतीय तथा पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय किया गया है। विजय उपन्यास में भी जात वर्गीय बाल विधवा के जीवन की जो समस्याएं हैं उनको चित्रित किया गया है। विकास उपन्यास में अभिजात वर्ग की विलासिता का चित्रण किया गया है। कि प्रताप नारायण मिश्र का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो बेकसी की मझधार, ये इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। और ये कैसा है, ये ऐतिहासिक श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की अंधानुकरण पर क्या किया गया है, कटाक्ष किया है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत जितने भी हमारे उपन्यासकार आते हैं और उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसको हमने विस्तार से जाना है। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ जा कर के आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नया आया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को दबा करके ऑल को भी दबा लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।